इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एम फॉर नेचर पहल। एम फॉर नेचर पहल FAO की एक तकनीक पर आधारित पहल है जो 2030 तक 30% क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र बहाल करने में देशों की मदद करेगी। यह एम फॉर फॉरेस्ट्स का विस्तार है और नई तकनीक व प्रशिक्षण के जरिए निगरानी और रिपोर्टिंग में सहयोग प्रदान करेगी। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। भारत में हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड शहरी निकायों द्वारा पर्यावरणीय परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन आदि के लिए जारी किए जाते हैं। ये बॉन्ड पारदर्शी होते हैं, टैक्स में छूट देते हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशकों को आकर्षित करते हैं। वेव्स समिट 2025। वेव्स समिट 2025 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समिट का उद्देश्य भारत को वैश्विक मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री में अग्रणी बनाना था। चर्चा के प्रमुख विषयों में मीडिया का वैश्वीकरण, कंटेंट क्रिएशन का भविष्य, AI, मेटावर्स और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे मुद्दे शामिल किए गए। यशोदा AI महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया के बारे में सिखाने की एक नई पहल है। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग ने खासकर गांव और छोटे शहरों की महिलाओं के लिए शुरू किया है। इसका मकसद महिलाओं को AI और डिजिटल सुरक्षा सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विंग्स इंडिया 2026। विंग्स इंडिया 2026 28 से 31 जनवरी तक हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय AAI और फिक्की द्वारा आयोजित यह इवेंट एयरलाइंस, निवेशकों और निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा। इसका उद्देश्य उड्डयन क्षेत्र में नवाचार, निवेश और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 23 मई 2025 को PM मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन, कृषि, कपड़ा और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर विकास को तेज करना है। PM ने इसे अष्टलक्ष्मी क्षेत्र बताते हुए इसे देश के विकास का इंजन कहा। यह समिट रोजगार, बुनियादी ढांचा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। पुरस्कार में 1 लाख रुपए, नकद, प्रशस्ति पत्र और पदक शामिल हैं। यह सम्मान देश भर के ANM, LHV और नर्सिंग स्टाफ को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान। कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई को पुरी और भुवनेश्वर से हुई, जिसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के माध्यम से खेती में बदलाव लाकर भारत को विश्व का अन्न भंडार बनाना है। 29 मई से 12 जून तक 700 से अधिक जिलों में वैज्ञानिक 1 करोड़ 50 लाख किसानों से मिलेंगे, नई तकनीक सिखाएंगे और फीडबैक लेंगे। साथ ही यह अभियान लैब से लैंड विजन को आगे बढ़ाता है। भारत की नई तटीय लंबाई। भारत ने अपनी तटरेखा की लंबाई को 7,516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर 11,098.8 किलोमीटर कर दिया है। यह वृद्धि जमीन में बदलाव नहीं, बल्कि उन्नत तकनीकों और सटीक मानचित्रण की वजह से हुई है। यह नया आंकड़ा गृह मंत्रालय के 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट में घोषित किया गया। इस नाप में GIS, सैटेलाइट, LIDAR, GPS और ड्रोन इमेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन GDP के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। IMF के अनुसार भारत 2025-26 में 6.2% से 6.3% की तेज वृद्धि करेगा और अगले 2-3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह विकास विकसित भारत @2047 लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन किया। 8,867 करोड़ की लागत से बना यह पोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत विकसित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लंदन में नीलामी से मराठा नेता रघुजी भोंसले की ऐतिहासिक तलवार खरीदी। 18वीं सदी में रघुजी भोंसले ने छत्रपति शाहू के समर्थन से कई सैन्य अभियान चलाए, जिनमें उड़ीसा पर कब्जा और श्री जगन्नाथ मंदिर का पुनर्जीवन प्रमुख थे। नमामि गंगे की 62वीं बैठक में बिहार के भोजपुर जिले की नथमलपुर भगत झील के संरक्षण को मंजूरी मिली। यह झील गंगा नदी के पास है और एक छोटी नाली से जुड़ी है। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने राम मोहन M.K. को नया निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ का ऐतिहासिक अधिशेष स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। यह फैसला आरबीआई की 616वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक में लिया गया। पर्यावरण मंत्रालय की आइडियाज फॉर लाइफ पहल के तहत 1384 प्रविष्टियों में से 21 नवाचारी और टिकाऊ विचारों को चुना गया है, जो कि मिशन लाइफ की 7 थीमों पर आधारित हैं और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि देश भर में आसान क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। असम सरकार ने अंकिता नामक AI आधारित न्यूज़ एंकर लॉन्च की है, जो कैबिनेट बैठक की जानकारी असमिया में देगी। ये राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है। प्रसिद्ध वन्यजीव व बाघ संरक्षणकर्ता वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष के उम्र में कैंसर से निधन हो गया। उन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक विशेष रूप से राजस्थान के रणथंभौर में बाघों के संरक्षण के लिए काम किया। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने 29 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाया। यह आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया, जिसकी शुरुआत जुलाई 2023 में हुई थी। कश्मीर से पहली बार ताज़ी चेरी की ट्रेन सेवा कटरा से मुंबई के लिए शुरू हुई। छोटे किसानों को लाभ देने वाली यह सुविधा 24 टन रेफ्रिजरेटेड वैन में VP इंडेंट के तहत शुरू की गई है। यात्रा में करीब 30 घंटे लगे। ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। भारतीय खेल और ब्रांडिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण पल है। भारत ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 4.8% GDP का राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल किया है। कम राजस्व प्राप्तियों के बावजूद पूंजीगत व्यय बढ़ा और राजस्व खर्च नियंत्रित रहा, जिससे वित्तीय अनुशासन दिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया। यह मान्यता 3 साल में हुए तेज विकास, आत्मनिर्भरता और निर्यात में सफलता को देखते हुए दी गई है। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदक्कंती ने इतिहास रच दिया है, जिससे वे 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा और दुनिया के दूसरे सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। अहमदाबाद 1 से 10 अप्रैल 2026 तक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह नई अंतर्राष्ट्रीय भार श्रेणियों के तहत होने वाला पहला एशियाई टूर्नामेंट होगा। ओडिशा सरकार ने शहरी विकास के लिए अंकुर पहल शुरू की है। यह स्मार्ट, सशक्त और समावेशी शहरों के निर्माण के लिए एक रणनीतिक कदम है, जो विकसित भारत @ 2047 लक्ष्य से जुड़ा है। हाल ही में एन वेणु को हिटाची इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस कर्नाटक के कोलार में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाएंगे, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी और देश को वैश्विक निर्यात केंद्र बनाएगी। असम के बिस्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए मॉडल मंदिर घोषित किया गया है। यह सम्मान 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस पर दिया गया।
भारत ने CSIR NIL के साथ मिलकर ई-हंसा नामक 2 सीट वाला अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान विकसित करने की योजना शुरू की है। यह पहल हरित उड्डयन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। नेपाली पर्वतारोही कामी रीटा शेर्पा ने 27 मई 2025 को 31वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया। उन्होंने भारतीय सेना की 22 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया। पीएम मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP स्वदेशी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का शुभारंभ किया, जिसे सीमेंस इंडिया के साथ मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। गुजरात भारत का 24वां ऐसा राज्य बना जिसने पूरी रेलवे लाइन को 100% इलेक्ट्रीफाई कर लिया है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान घोषित की। 24 मई 2025 को भारतीय रेसर कुश मैनी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर इतिहास रच दिया। वे फार्मूला 2 में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। तमिलनाडु ने अप्रैल 2025 में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की है, जो अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ निवेश लाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन शुरू की है, जो दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी को जोड़ती है। यह पहल इको टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने 26 मई 2025 को दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च की। इसे पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने विकसित किया है और सुपर कंप्यूटर अर्का द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सोमाशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार के 21 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा में पहली बार तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना देखी गई, जो पहले केवल दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती थी। ये खोज भारत की तितली विविधता और पूर्वोत्तर की जैव विविधता की महत्ता को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।